हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर जैव अणु बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल होता है क्या। जैव अणु, ठीक है ना। बायोमॉलिक्यूल के पार्ट 1 के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव अणु होता है क्या, बायोमॉलिक्यूल, ठीक है ना। आइए, जैव रसायन के अंतर्गत जैविकी का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। कहने मतलब यह है कि बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत जो बायोलॉजी के आणविक मॉलिक्यूल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों में पाए जाने वाले और जैविक प्रक्रमों में भाग लेने वाले अणुओं, जैव अणुओं के संगठन, गुणों, संरचनाओं और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आवाज को ध्यान सुनिएगा। कहने मतलब यह है कि जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजी, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं मानव की बॉडी में, जो मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने में, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं का संगठन क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी संरचना क्या होती है और वो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, उन सभी के बारे में बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। हमारा कहने का मतलब यह था कि बायोमॉलिक्यूल का मतलब यह होगा कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं के संगठन, जो हमारी बॉडी को, जितनी भी हमारी बॉडी में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और जो मॉलिक्यूल उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं, उन अणुओं के संगठन, उनके गुणों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन हम करेंगे। ठीक है ना। तो जैव अणु, जैव रसायन के अंतर्गत जैविकी का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों में पाए जाने वाले और जैविक प्रक्रमों में भाग लेने वाले अणुओं, जैव अणुओं के संगठन, गुणों, संरचनाओं और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जीवों में जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य बायोमॉलिक्यूल करते हैं और वो बायोमॉलिक्यूल, इस चैप्टर के अंतर्गत उन बायोमॉलिक्यूल के हम संगठन के बारे में जानेंगे कि वो बायोमॉलिक्यूल किनसे मिलकर बने हैं और उनके गुणों के बारे में और उनकी संरचनाओं के बारे में और वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो जैव अणुओं के मुख्य वर्ग निम्नलिखित हैं। बायोमॉलिक्यूल के निम्नलिखित वर्ग हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल। कहने मतलब यह था कि बायोमॉलिक्यूल के अंतर्गत हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान से देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक हैं। ध्यान दीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक हैं, जिनका सामान्य सूत्र CH H2O Y है।
यहाँ पर x और y गुणांक हैं, यूनिट होगी। ठीक है ना, अभी हम बताएंगे इसका मतलब क्या है, कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोजिशन होता है, जिनसे मिलकर बना होता है, वो कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र CxH2O है। यहाँ पर x और y गुणांक हैं। ठीक है ना, कहने मतलब इनका यह है कि जो मालिक्यूल इन सूत्र को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, आइए आगे हम देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कार्बोहाइड्रेट वैसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के H2O के समान 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट ऑफ कार्बन माना गया और इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। कहने मतलब यह था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, समझ रहे हैं? और इन्हीं के कारण एक कार्बन का हाइड्रेट कहलाता है। कार्बन का हाइड्रेट मीन्स कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और इसी को जोड़कर बना क्या? कार्बोहाइड्रेट, समझ रहे हैं? मीन्स कि जल के अनुपात 2:1 होने के कारण, जैसे हमारा कहने मतलब यह है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो 2:1 होगा। जैसे C6H12O6, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या है? दुगनी है, तो 2:1 के अनुपात में एक प्रकार से है ना। तो इस रूप में होगा, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा 2:1 के अनुपात में होगा, और इसी के कारण इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और इसी के संयोग से मिलकर बना कार्बोहाइड्रेट। क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसका जो फार्मूला भी हमने बताया CxH2O। कहने मतलब यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर ऐसा यूनिट रखें ताकि ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाए। जैसे हम यदि 6 रखते हैं, यहाँ पर दोनों स्थान समान होना चाहिए, यूनिट की संख्या 6 रखते हैं, C6H2O6, तो कितना हो जाएगा? C6 6 दूनी 12, C6H12 और क्या हो जाएगा? O6 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज है इस सूत्र को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। C6H12O6 आया ना, यहाँ पर x और y ऐसी यूनिट रखें ताकि यही सूत्र हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है CxH2O इस सूत्र को जो फॉलो करेगा उसी का अध्ययन कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत किया जाएगा। पहले यही बताया गया था, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, जैसे रहमनोज, ध्यान दीजिएगा। रहमनोज एक कंपाउंड है, वो होता है C6H12O5। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O5। ठीक है ना, C6H12O5। आप देखिएगा कि यहाँ पर CxH2O यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमको 6 रखना पड़ेगा y के स्थान पे, और आए क्या? C6H12O6। यदि हम 5 रखते हैं, अब देखें आप यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है,
लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितनी आ रही है? 6 आ रही है। इसका मतलब कि इस प्रकार से इस सूत्र को रैमनोज फॉलो नहीं कर रहा है। यदि हम 5 रखते हैं C5H2O 5 आएगा कितना? C5H10O5। अब यदि 5 रखने पर ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन क्या होंगे? नहीं बैलेंस होंगे। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो फार्मूला पहले दिया गया था कि जो इस सूत्र को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा, रैमनोज इस सूत्र को फॉलो नहीं करता है, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पहले यही बताया गया था कि जो इस सूत्र को फॉलो करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, लेकिन हमने आपको बताया रैमनोज का सूत्र होता है C6H12O5। यदि यहाँ पर 6 रखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस होता, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाती। यदि 5 रखते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस होता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं? नहीं बैलेंस होते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रैमनोज इस सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जैसे CH2O, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है? HCHO ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर देखें, यदि इसको CX से बैलेंस करें तो बैलेंस हो जाएगा। यदि हम एक संख्या रखते हैं X की, तो H2O की संख्या 1 रखेंगे, Y की संख्या कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे, तो आएगा क्या? C और H2O। आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है या इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, 1 यूनिट रखने पर आ रहा CH2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आ रहा है ना? लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमारा कहने का मतलब यह था कि फॉर्मेल्डिहाइड इस सूत्र को फॉलो करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और रैमनोज इस सूत्र को फॉलो नहीं करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। इस सिद्धांत से इस यौगिकों के कंपोजिशन से यह सिद्ध होता है कि जो ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला CXCH2OY है, यह सही सिद्ध नहीं होता है। तो एक नई परिभाषा दी जाती है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? क्योंकि रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है और इस सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी कार्बोहाइड्रेट है। और फॉर्मेल्डिहाइड इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, सूत्र को फॉलो कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब इस सूत्र से हम किसी यौगिक को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वह यौगिक कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात? इस सूत्र के फार्मूले से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वह यौगिक कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ठीक है ना? इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा दी। वह परिभाषा यह है, आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कुछ एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि, ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और हमने यहाँ पर आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट में इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के H2O के अनुपात के समान 2:1 के होने के कारण ही इन्हें कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है, और इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया इसी कारण। अब जब यहाँ पर हमने जो अभी आपको सिद्धांत बताया, उसके अनुसार कुछ यौगिक ऐसे हैं जो फार्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट हैं, और कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो सूत्र को फॉलो करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस फार्मूले की सहायता से हम कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं
कि जो इस सूत्र को फॉलो करेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है ना। इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा दी। आधुनिक परिभाषा के अनुसार देखेंगे आप, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जो जलावघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आधुनिक परिभाषा जो बताई गई वह यह बताई गई, पॉलीहाइड्रॉक्सी मीन्स की हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, 2 से अधिक होगी, पॉलीहाइड्रॉक्सी 2 से अधिक होगी, और उसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा या तो कीटोन होगा। यहाँ कहने मतलब यह था कि हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या 2 से अधिक होगी और उसके साथ या तो एल्डिहाइड जुड़ा होगा क्रियात्मक समूह या तो कीटोन जुड़ा होगा, तथा वे पदार्थ जो जलावघटित करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है ना। कहने मतलब यह था, आधुनिक परिभाषा के अनुसार ये बताया गया कि वे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रॉक्सी हों, जिनमें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 2 से अधिक हो, वह एल्डिहाइड और कीटोन तथा वे पदार्थ जिनको जलावघटन करने पर वह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आइए हम कार्बोहाइड्रेट के नामनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। इनके नामतंत्र क्या हैं। नामनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट के नामकरण कैसे किए जाते हैं। ठीक है ना। देखेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है, OSE। क्या लगता है, ओज लगता है, OSE। एल्डिहाइडिक संरचना के कार्बोहाइड्रेट एल्डोजेज, जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ यदि एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा है कार्बोहाइड्रेट तो वह एल्डोजेज होगा। और तो यहाँ पर नामतंत्र के बारे में देखें, सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में जो हम सफिक्स लगाते थे, जैसे एल्कोहल का सफिक्स हाइड्रॉक्सिल का आल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड होता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, ओज लगाते हैं, OSE। एल्डिहाइड मतलब कि जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा हाइड्रॉक्सिल के साथ संरचना के कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोजेज कहेंगे, और जिसमें हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक के समूह के साथ कीटोन संरचना के होंगे, कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, उसे हम कीटोजेज कहेंगे। कीटोनिक संरचना के कीटोजेज कहलाते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आप कार्बोहाइड्रेट के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रीक पूर्वलग्नों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 4 कार्बन है तो टेट्रोज होगा, ओज तो लगेगा ही, टेट्र मतलब 4 होगा, टेट्रोज। जैसे टेट्रोज में 4 कार्बन परमाणु, पेंटोज में 5 कार्बन परमाणु, यहाँ पर पेंट मतलब 5 होगा और अंत में क्या जोड़ेंगे, ओज जोड़ेंगे। पेंटोज में 5 कार्बन परमाणु और हेक्सोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज का जो IUPAC नाम होगा, नामतंत्र होगा, वह एल्डो हेक्सोज होगा और फ्रैक्टोज का कीटो हेक्सोज होगा। ठीक है ना। अभी तक हमने जो आपको बताया ध्यान से सुनिएगा। इनका कहने का मतलब यह है कि जो पॉलीहाइड्रॉक्सी कार्बोहाइड्रेट होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, उनमें यदि कीटोनिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो एल्डोजेज जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम रफली आपको बता रहे हैं, एल्डोजेज जोड़ते हैं, और यदि कीटोन है तो हम जोड़ते हैं कीटोजेज। और इसके नाम के पहले कार्बन की संख्या 4 होने पर टेट्रोज, 5 होने पर पेंटोज, 6 होने पर हेक्सोज। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम ग्लूकोज का आपको बताते हैं कि ग्लूकोज का कैसे नामनक्लेचर करेंगे।
ग्लूकोज का फार्मूला होता है CH2, ठीक। और यहाँ पर OH, OH, H, OH ये ग्लूकोज का फार्मूला है जो हम लिखते हैं C6H12 O6, इस प्रकार से लिखा जाता है। OH और CH2OH, इधर H होगा, इसके विपरीत OH होगा, इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर आप देखें हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 5 है और एक एल्डिहाइड समूह है CH2। आप जानते हैं कि एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है इन कंपेरिजन टू हाइड्रॉक्सिल की अपेक्षा। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता जो होती है, सक्रियता होती है, वो अधिक होती किसकी अपेक्षा? हाइड्रॉक्सिल की अपेक्षा। हमने कहा ना पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या है? एल्डिहाइड है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और 5 हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो जब एल्डिहाइडिक संरचना होगी कार्बोहाइड्रेट की तो हम एल्डोज कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कार्बन की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, ये सभी कार्बन हो गए। 3, ये पॉइंट जो होगा एक कार्बन का है। 4, 5, 6, कितने कार्बन है? 6। कितने कार्बन है? 6 है। इस कारण से हम जानते हैं जब एल्डिहाइड होगा तो एल्डो लिखेंगे। जब एल्डिहाइड होगा तो क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सिल के साथ जब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा तो क्या लिखेंगे? एल्डो लिखेंगे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इस कारण से क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। 6 का मतलब क्या होगा? हेक्स होगा। और अंत में क्या जोड़ेंगे? ओज जोड़ेंगे। हमने बताया कि सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या जुड़ता है? ओज जुड़ता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का जो नाम होगा एल्डो क्यों जोड़ा? क्योंकि एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रॉक्सी है। इस कारण से हमने क्या जोड़ा? एल्डो जोड़ा। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इस कारण से क्या जोड़ा? हेक्स जोड़ा। और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या जुड़ता है? ओज जुड़ता है। और जैसे हम कीटोन की एग्जाम्पल आपको बताएं, कीटोन का जैसे फ्रैक्टोज, ये फ्रैक्टोज होगा। फ्रैक्टोज का भी फार्मूला वही होता है C6H12O6, लेकिन इनकी संरचनाएं अलग होती हैं। ये फ्रैक्टोज का फार्मूला है। किसका है? फ्रैक्टोज का। ठीक, किसका होगा? फ्रैक्टोज का। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संरचना है ये ग्लूकोज की है और ये फ्रैक्टोज की, लेकिन दोनों के सूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचनाएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। अभी हम इस चैप्टर में आपको ग्लूकोज के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे, फ्रैक्टोज के रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। पूरा इनके बारे में विस्तृत है आप, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर संरचना में क्या है? भिन्न है। ग्लूकोज का भी फार्मूला वही है, फ्रैक्टोज का भी है, लेकिन जो इनकी संरचनाएं बनती हैं वहाँ पर यहाँ जो है एल्डिहाइड क्रियाशीलता में अधिक होगा, लेकिन जो फ्रैक्टोज है आप देख रहे हैं हाइड्रॉक्सिल 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 क्रियात्मक समूह, पॉलीहाइड्रॉक्सिल है और उसके साथ कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? कीटोन। क्या जुड़ा है? कीटोन। कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? कीटोन जुड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पर एल्डिहाइड था, यहाँ पर कीटोन है, क्योंकि कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है। ये सभी कार्बन के पोजीशन है, सभी कार्बन के पोजीशन है, तो ये कीटोन होगा। जब पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होगा तो कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। और हमने बताया कि जब कीटोनिक संरचना होगी कार्बोहाइड्रेट की तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? कीटो का। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। इस कारण से क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। और सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ओज जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज। ठीक है। इस प्रकार से यदि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है तो हम एल्डो का प्रयोग करेंगे। जितने कार्बन हो गए यहाँ पर 6 कार्बन, इस कारण से हेक्स लिखेंगे।
और अंत में क्या लिखेंगे, ओज लिखेंगे। यदि हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ कीटोन है तो हम पहले कीटो लिखेंगे, जितने कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन, इस कारण से हेक्स लिखा, और अंत में क्या लिखा, आप जानते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओज लगता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट के नामतंत्र नामनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के फार्मूले अलग हैं, लेकिन इनकी संरचनाएं आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न हैं। इसके बारे में हम विस्तृत आपको अध्ययन कराएंगे, इनकी संरचनाओं के बारे में, इनके गुणों के बारे में, इनको कैसे बनाया जाएगा, सभी के बारे में अध्ययन आपको कराएंगे। ठीक है। तो आपने आज पढ़ा कार्बोहाइड्रेट होते हैं क्या, इनकी परिभाषाएं और इनका नामकरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में आपने जाना। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।